नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रयोगवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और सभी प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। ये अपना प्रश्नोत्तरी सीरीज भाग 27 का होगा। तो हर एक प्रश्न की विस्तार से चर्चा करते हुए, विस्तार से व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा कर लें प्रयोगवाद का समय। तो 1943 से 53 तक है। 1943 से 53 प्रयोगवाद का समय माना जाता है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयोगवाद के लिए सही है? तो ध्यान रखिएगा, प्रयोगवाद के लिए हमेशा हमेशा के लिए तार सप्तक जो नाम है ना, वही सही माना जाता है, क्योंकि 1943 में प्रथम जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगी पहला तार सप्तक। तो पहला तार सप्तक नहीं है, उसका नाम क्या क्या था? तार सप्तक ही था। उसमें पहला तार सप्तक नहीं है, ना ही कोई दूसरा तीसरा, ऐसे मत कर देना। ध्यान रखिएगा, प्रयोगवाद का जो प्रारंभिक नाम है वो तार सप्तक ही नाम होगा और ये 1943 में प्रकाशित हुआ। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? सन 1930 से, 35 से, 40 से या 43 से? तो 1943 से प्रयोगवाद का है वो प्रारंभ माना जाता है। आगे देखिए, राहों का अन्वेषण किसे कहा गया है? राहों का अन्वेषी किसे कहा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। तो देखिएगा, तार सप्तक के कवियों को, स्वच्छंदतावादियों को, छायावादी कवियों को, हलावादियों को। तो अगेन ने जब तार सप्तक लिखा था तो उसकी भूमिका में पहला तार सप्तक यानी जो तार सप्तक है उसकी भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कह करके पुकारा था। और दूसरा जो तार सप्तक है उसके अंतर्गत अगेन ने यह बात कही थी कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, ना ही प्रयोग अपने आप में कोई इष्ट है। ठीक उसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता में अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। प्रयोगवादी कहना उतना ही निरर्थक होगा जितना कवितावादी कहना। यह बात दूसरे तार सप्तक की भूमिका में आगे ने कही थी कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह एक साधन मात्र है। आई बात समझ में? तो तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी जो है वो प्रथम तार सप्तक यानी जो तार सप्तक था पहला तार सप्तक के कवियों को ही अगे ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगवाद काल की अवधि 1933 से 46, 1943 से 53, 53 से 63 और 73 से 83। तो 1943 से 53 है वो प्रयोगवाद की समय अवधि मानी जाती है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया था? यानी जो प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवाद के लिए अस्तित्ववादी किसको घोषित किया था? तो अज्ञेय है उसे अस्तित्ववादी घोषित किया था प्रयोगवाद को। ध्यान रखिएगा इस बात को भी कि जो प्रयोगवाद है उसको अस्तित्ववादी अज्ञेय के द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसे कहा? नई कविता है उसी को प्रयोगवाद से विकसित हुई कविता किसने कहा कि जो नई कविता आई है वो भी प्रयोगवाद का एक विकसित रूप ही है? यह है गोविंद शर्मा के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखिएगा। और प्रयोगवादी कवियों को बैठे ठालों का धंधा नंदुलारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया था। प्रयोगवादी कवियों को बैठे ठालों का धंधा है वो किसके द्वारा कहा गया था? नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा ये बात कही गई थी। आगे देखिए, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, यानी नई कविता जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो नई कविता पत्रिका है वो किसके द्वारा निकाली गई थी? यह है जगदीश गुप्त के द्वारा निकाली गई थी। ध्यान रखिएगा। और 1954 में इस पत्रिका का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ था। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन है वो 1954 में जगदीश गुप्त के द्वारा किया गया था। अब देखिए नकेनवाद, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नकेनवाद। नकेनवाद काव्य धारा है के लिए प्रयुक्त हुआ था। नकेनवाद काव्य धारा किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त किया गया था? छायावाद के लिए, प्रगतिवाद के प्रयोग। तो सभी को पता है प्रयोगवाद के लिए ही नकेनवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। अब देखिए नकेनवाद शब्द क्या है?
वैसे तो मैंने प्रयोगवाद और नकेनवाद की वीडियोज़ हैं वो डाल रखे हैं, बहुत विस्तार से अच्छे से समझाया गया है, उसमें सारी बातें बताई गई हैं, आप वीडियोज़ चेक भी कर सकते हो, परंतु फिर भी बता देता हूँ कि नकेनवाद क्या है। ये जो नकेनवाद जो है, अज्ञेय के द्वारा तार सप्तक और दूसरा तार सप्तक से प्रेरित होकर के, अज्ञेय के द्वारा प्रथम तार सप्तक यानी तार सप्तक और दूसरे तार सप्तक से प्रेरित होकर के नलिन विलोचन शर्मा ने अपने दो साथियों के साथ में मिलकर के, जो दो साथी थे केसरी कुमार और नरेश कुमार, ये जो प्रथम प्रथम शब्द है ना, नए के ने, तो पहले नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा के का केसरी कुमार सिंह और न का नरेश कुमार, इन तीनों ने मिलकर के एक नकेनवाद, तीन व्यक्तियों के नामों का प्रथम अक्षर जोड़ करके नकेनवाद या प्रपद्यवाद की स्थापना की थी। कई बार पूछा जाता है कि नकेनवाद का संबंध किससे है, तो वहां पर क्या होगा, प्रपद्यवाद से माना जाएगा। मूल रूप से नकेनवाद या प्रपद्यवाद जो है वो 1956 में प्रकाशन इसका किया गया था, और इनका मानना है कि असली प्रयोगवाद है वो नकेनवाद ही माना जाता है, कि असली प्रयोगवाद जो है वो नकेनवाद ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, उन्होंने नकेनवाद को मतलब रूपवाद या कलावाद नाम भी दिया था। तो नकेनवाद जो है उसका संबंध किससे है, प्रयोगवाद से है। तीन जो साथी थे, नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार सिंह और नरेश कुमार, तीनों ने अपने नाम का प्रथम प्रथम अक्षर जोड़ करके नकेनवाद या प्रपद्यवाद की स्थापना 1956 में की थी। वही बात क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ठीक उसी का आ गया है, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है, यानी प्रपद्यवाद किसको कहा गया है। तो अभी अपन ने चर्चा की है, प्रपद्यवाद नकेनवाद को ही कहा गया है, और इन्होंने ये भी बात कही है कि असली प्रयोगवाद है वो नकेनवाद ही है या प्रपद्यवाद ही है। सही आरोही क्रम चुनना अपन को, कि पहले प्रयोगवाद आया था, छायावाद कविता आई थी, या नई कविता थी, या प्रगतिवाद था। तो देखो, सबसे पहले छायावाद 1918 से 36, प्रगतिवाद 1936 से 43, प्रयोगवाद 43 से 53, नई कविता 1953 से अब तक की जो चल रही है वो, ठीक है। आगे देखिए, नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग अज्ञेय ने किया था। प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष हैं वो अज्ञेय ही माने जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नई कविता और प्रयोगवाद का शलाका पुरुष कौन है, अज्ञेय ही माने जाते हैं। नई कविता और प्रयोगवाद के भारतेंदु भी अज्ञेय को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, युयुत्सवादी कविता के प्रवर्तक कौन है। युयुत्सवादी कविता के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए, शलभ श्रीराम, नलिन विलोचन, नेमिचंद्र जैन, नरेश कुमार। तो युयुत्सवादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं शलभ श्रीराम, जो 1965 में इसकी स्थापना की थी, इनके द्वारा ही की गई थी। कई कविता आंदोलन मित्रों, जैसे देखिए नीचे एक प्रश्न आ गया, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है। तो प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। युयुत्सवादी कविता के जनक शलभ श्रीराम हैं, और अस्वीकृत कविता आंदोलन के श्री राम शुक्ल हैं। इसी प्रकार सहज कविता के रविंद्र भरमर हैं। इसी प्रकार विचार कविता के महीप सिंह हैं। समकालीन कविता के विशंबरनाथ उपाध्याय हैं, और मंत्र कविता के सुरेश वात्स्यायन हैं, और नई कविता आंदोलन है उसके 1954 में जगदीश गुप्त हैं। ठीक इसी प्रकार साठोत्री कविता ललित गुप्त हैं। नवगीत आंदोलन के राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। ए कविता के जगदीश चतुर्वेदी हैं। ताजी कविता के लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। ये कुछ आंदोलन हैं। इन आंदोलनों को अच्छे से मैंने एक वीडियो में, ये आंदोलनों नई कविता नवलेख नाम करके एक वीडियो डाल रखा है, उसमें सभी आंदोलनों को बड़ी ट्रिक से समझाया है आपको, वो आप वीडियो चेक कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी सारी बात। ये आंदोलन ने एक दो परीक्षा में अक्सर पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे युयुत्सवादी पूछ लो, चाहे प्रतिबद्ध पूछ लो, चाहे नई कविता पूछ लो, चाहे ताजी पूछ लो, चाहे नवगीत पूछ लो, कैसी भी पूछो, एक ना एक आंदोलन की चर्चा उसमें जरूर की जाती है। तो युयुत्सवादी श्री राम शलभ हैं, प्रतिबद्ध कविता के परमानंद श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार है मित्रों, कई बार पूछा जाता है, किस्म किस्म की कविता नाम के एक लेख है। किस्म किस्म की कविता नाम से लेख में नई कविता के 45 नामों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो किस्म किस्म की कविता नाम के एक लेख लिखा था, वो लेख है, उसमें नई कविता के 45 नामों का उल्लेख है, वो जगदीश गुप्त के द्वारा किया गया था। अच्छे से याद रखना, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अज्ञेय को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
बहुत बार पूछा जाता है मित्रों। अज्ञे को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रोंदेवे, हरी घास पर अक्षर, रियो करुणा में प्रभा में। तो मित्रों, अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार वो आंगन के द्वार रचना के लिए मिला था और ये पुरस्कार 1964 में मिला था। अब देखो, आंगन के पार द्वार काव्य कृति है वो अज्ञे की 3 खंडों में है। इसमें 3 रचनाएं हैं। पहली है सलीला, दूसरी है चक्रांतशिला और तीसरी है ऐशाध्य वीणा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और अज्ञे की महत्वपूर्ण जो कविता मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ जो कविता मानी जाती है वो ऐशाध्य वीणा ही है। ठीक है। तो अज्ञे को साहित्य अकादमी आंगन के पार द्वार रचना पे मिला था 1964 में। 3 भाग हैं इसके, सलीला, चक्रांतशिला और ऐशाध्य वीणा। नेक्स्ट देखिए, कितनी नावों में कितने बार काव्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अज्ञे को 1978 ईस्वी में। कितनी नावों कितने बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 में। साहित्य अकादमी मिला था 1964 में। दोनों ही प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देखो नेक्स्ट प्रश्न आ गया, अज्ञे की श्रेष्ठ कविता मानी जाती है। तो अज्ञे की श्रेष्ठ कविता ऐशाध्य वीणा है मित्रों। ऐशाध्य वीणा जो रचना है वो चीन की लोक कथा पर आधारित है। देखो नीचे नेक्स्ट प्रश्न भी यही है, चीन की लोक कथा पर आधारित है और इसका मूल जो शीर्षक था, ऐशाध्य वीणा तो अज्ञे ने किया है, मूल जो शीर्षक था वो था द ट्रेनिंग हॉर्प। द ट्रेनिंग हॉर्प नाम करके उसका अनुवाद अज्ञे ने किया था। ये चीनी लोक कथा पर आधारित है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, प्रियमद होता है इसमें एक। अब आगे देखो, चीन के लोक कथा पर आधारित अपन ने चर्चा कर ली, ऐशाध्य वीणा ही है। नेक्स्ट देखिए, अज्ञे की किस काव्य रचना की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है? अज्ञे की किस काव्य की आरंभिक पंक्तियों में उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव? बावरा अहेरी, इत्तेल्म, हरी हरी घास पर अक्षर और भग्नदूत। तो ये बावरा अहेरी जो कविता है उसमें अज्ञे की बावरा अहेरी की प्रारंभिक पंक्तियों में उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। अज्ञे की किस काव्य कृति का विषय प्रेम है? तो अज्ञे की चिंता जो काव्य कृति है उसका विषय क्या है? प्रेम है। अब देखिए, निम्न में से किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों लक्षण पाए जाते हैं? यानी कौन सा कवि है जिसकी कविताओं में छायावाद, प्रयोगवाद और छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों का ही मिश्रण पाया जाता है? तो ये जो हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह है। ध्यान रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की जो कविताएं हैं उसमें छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों का ही मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि है वो अज्ञे को, शमशेर को, मुक्तिबोध को या निराला को। तो कवियों का कवि अज्ञे ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कह करके पुकारा। अब देखिए, शमशेर बहादुर सिंह को अनेक उपाधियां या अनेक नामकरण दिए गए थे। कवियों का कवि अज्ञे ने कह दिया, शमशेर को मूड्स का कवि है या विजन का कवि नहीं, यह कह करके मलेज ने पुकारा था। और विष्णु खरे ने शमशेर की शमशेरियत नाम दिया था। रामचंद्र तिवारी ने शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य कह करके पुकारा था। और मुक्तिबोध है उन्होंने शमशेर को मूल मनोवर्ती व इम्प्रेस्टिक चित्रकार कह करके पुकारा था। और शमशेर बहादुर स्वयं ने अपने आप को हिंदी उर्दू का दोआब कह करके पुकारा था। ये कई उपाधियां शमशेर को मिली हुई हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं। जैसे इसमें पूछ लिया कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो दूसरे में अगला पूछ लेगा कि मूड्स का कवि या विजन का कवि नहीं है, ये किसने कहा या किसे कहा जाता है। शमशेर की शमशेरियत, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 5-7 नाम हैं। शमशेर को कवियों का कवि अज्ञे ने कहा, मूड्स का कवि या विजन का नहीं मलयज ने कहा, शमशेर की शमशेर विष्णु खरे ने कहा, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य, यह बात है वो रामचंद्र तिवारी ने कही। अपने आप को शमशेर बहादुर सिंह ने हिंदी और उर्दू का दोआब कहा। इस प्रकार से 5-7 एक लाइनें छोटी छोटी याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, कलंगी बाजरे की सत्य और शब्द, जितना तुम्हारा सच, ये कविताएं किसकी हैं? तो ये सारी की सारी कविताएं अज्ञे की हैं। प्रयोगवाद का मुख्य लक्ष्य मित्रों, प्रयोगवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? नए नए उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, काव्य में पूर्ण परंपरा का वियोग और है नए राहों का अन्वेषण। तो इसका सही आंसर होगा नए राहों का अन्वेषण, या नए प्रतीक है, नए भावबोध हैं,
नए विचारों के आधार पर जो कविताएं लिखी गई थी वही प्रयोगवादी कविताएं कहलाई थी। इस प्रकार से अपन ने आज है वो प्रयोगवाद के 20 प्रश्नों का अध्ययन किया है और प्रत्येक प्रश्न की अपन ने अच्छे से व्याख्या करते हुए पढ़ी है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और नया टॉपिक भी अपना प्रयोगवादी होगा। अभी बहुत से प्रश्न हैं प्रयोगवाद के वो बच गए हैं, उनकी भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे।